नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संजीदा मुद्दे पर जिसका संबंध भारतीय राजनीति से है और राजनीतिक परिवारों की विरासत से है, और इसके साथ साथ उन परिवारों से भी है जो आज़ादी के पहले से देश के लिए सक्रिय थे और आज़ादी के बाद भी वो देश में राजनीति कर रहे हैं और वो बड़े ओहदों पर हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि बिजनेस है राजनीति का, लेकिन सवाल है कि क्या बाकी लोगों को इसके लिए मौका मिलेगा कि नहीं। अगर किसी परिवार से कोई व्यक्ति प्रमुख है तो उसके बाद उसका बेटा प्रमुख, उसकी बेटी प्रमुख, तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या हैं। आज इसी पर बात करने की वजह यह कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल की वजह से राजनीति में परिवारवाद पूरे देश में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, और ख़ास तौर से जब बिहार चुनाव चल रहे हैं तो इसकी बातचीत और गहरी हो गई है। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे स्टूडियो से हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे बहुत नज़दीकी साथी कमल राठी जी। टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं जूम पर जयपुर से सूरज सोनी जी। आपको बता दें कि ये जो सारा मामला है वो इसलिए भी ज़्यादा गहरा गया क्योंकि कांग्रेस में एक के बाद एक परिवारवाद की बात करने वाले लोग पार्टी से बाहर नजर आए। चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों या हम उसके पहले की बात करें तो महाराष्ट्र के एक छत्रप जिसे हम कह सकते हैं शरद पवार, वो भी इसी तरह की बातों को लेकर पार्टी छोड़कर चले गए थे। इसके अलावा देश में ऐसे कई परिवार हैं जो राजनीति को बिजनेस मानकर चल रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी वो रहे, फिर फारूक अब्दुल्ला उनके बेटे मुख्यमंत्री रहे, अब उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, यानी तीसरी पीढ़ी जम्मू कश्मीर में राजनीति कर रही है एक ही परिवार की। फिर महबूबा मुफ्ती, उनके पिताजी मोहम्मद मुफ्ती सईद की बात करें, वो उनके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, और फिर बाद में महबूबा जी की बेटी भी राजनीति में है। दक्षिण भारत में भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। वहाँ भी करुणानिधि के बाद उनके बेटे स्टालिन राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में कह सकते हैं कि मायावती भी इस कदम को आगे बढ़ा रही है। हालांकि वो अविवाहित है, लेकिन उनका भतीजा उनकी कमान, उनकी बागडोर संभालेगा उनकी पार्टी की। इसी किस्म की सियासत ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं। वहाँ भी उनका भतीजा उनकी राजनीतिक विरासत को थाम रहा है। बिहार की मैंने चर्चा की थी तो बिहार का तो सवाल ही नहीं उठता। वहाँ तो माननीय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहीं। वो अब उनके बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके बिहार में, और अभी वर्तमान चुनाव में वो राजनीति में मुख्यमंत्री का चेहरा है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। उड़ीसा में बीजू पटनायक मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बीजू पटनायक जी बाद उनके बेटे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे। तो ये तमाम बातें बताती कि राजशाही तो चली गई, लेकिन लोकतंत्र में अभी लोकशाही बरकरार है। इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए हमारे तमाम गेस्ट जुड़ गए। जयपुर से सूरज सोनी जी, फ़ोन पर रमेश सिंह जी, और स्टूडियो में कमल राठी जी। कमल जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपके साथ। ये जो बिजनेस तक तो ठीक है क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड मामला है। राजतंत्र में भी होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन अगर हम पुरानी बात करें, जब महाभारत हुआ था, कुरुवंश में भी ये परंपरा थी कि जो योग्य बेटा होगा, राजकुमार होगा, उसी को राजपाट दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जब वहाँ नेत्रहीन को राजपाट दिया गया, उसके बाद उन्होंने जो फैसला किया गया वो भी दुर्योधन को उन्होंने अपने परिवार की विरासत दी। नतीजे में हमने देखा कि महाभारत हो गया। धृतराष्ट्र भी योग्य नहीं थे, लेकिन मजबूरी में वो एक बात हुई तो चल गया, लेकिन उसके बाद वो परंपरा बनी और महाभारत हुआ। आप कैसे देखते हैं भारतीय राजनीति को? वंश की परंपरा लोकतंत्र के लिए कितनी घातक है? शशि थरूर का वो आर्टिकल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने जैसा कहा कि लोकतंत्र के लिए ऐसा जो वंशवाद है बहुत घातक तो सिद्ध इसलिए होता है कि उस राजनीतिक दल में जो आदमी आता है, मेहनत करता है और ऊपर तक जाने का प्रयास करता है, उसे अवसर नहीं मिल पाता। अक्सर क्या अमूमन जितनी क्षेत्रीय दल हैं, उन क्षेत्रीय दल
अपने आप परिवारवादी ही दल है। जितने भी आपने एग्जाम्पल दिए वो सारे क्षेत्रीय दल तो पूरे परिवारवाद से ही दल भी उसी ढंग से बने हैं और वो चल भी उसी परिपाटी में रहे। कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसमें भी ये परिपाटी राष्ट्रीय लेवल पे है, लेकिन उनने कोशिश करी कि हम किसी और को लाएं, लेकिन जो आता है वो उस अम्ब्रेला में, उस छाते में अपने आप को अब क्या कहना चाहिए कि दबा सा महसूस करता है और वो अपना प्रकटीकरण उस स्वरूप से नहीं कर पाता जो गांधी परिवार का स्वरूप है। तो वो आप कहने को जरूर वहाँ हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उनने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन जब भी होगा, जहाँ भी होगा, छोटे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक तो एक नाम उसमें जाएगा कि सब वो राहुल गांधी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो संदेश आम जनता तक पहुंचता है वो खड़गे जी का कम और राहुल गांधी जी का ज़्यादा पहुंचता है, भले ही वो अध्यक्ष हो या ना हो। वैसे ही हम भारतीय जनता पार्टी में बोलें तो भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में या अभी तक के इतिहास में जो ऊपर लेवल पे, मतलब प्रधानमंत्री स्तर पे ऐसा कोई भी परिपाटी नहीं आई, लेकिन उनके भी कई ऐसे नेता सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के हैं जिनके परिवार में ये परिपाटी है। तो ऐसा कहना कि बीजेपी अछूती या कांग्रेस अछूती या कोई अन्य दल अछूता है, तो कहीं ना कहीं ये सभी जगह कॉमन है और हर राजनेता चाहता है कि वो अपने बेटे को भी अपनी विरासत दे के जाए। तो राजनेता और राजा में बहुत अंतर नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि भले ही डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में समान अवसर नहीं मिलता और पढ़ा लिखा आदमी आगे नहीं आना चाहता। अब जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी दिल्ली में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन लोगों को जो विश्वास था, जो एक उसको स्वीकारिता की थी लोगों ने, और उसे अपना पूरा तन मन और धन भी दिया लोगों ने। इतना तन मन धन किसी भी राजनीतिक दल को आज तक नहीं मिला, उनने दिया, लेकिन उसके बाद उसका भी जो वर्किंग था वो लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने देखा कि वो भी एक राजनेता का रूप और स्वरूप में बदल गया। तो जब हम ये सब चीज़ देखते हैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो बिल्कुल प्रमुख लेवल है, प्रधानमंत्री लेवल के लें, उस लेवल पे नहीं दिखता परिवारवाद। बाकी सारे दलों में परिवारवाद। मुख्यमंत्री स्तर पर बताएं थोड़ा सा, बीजेपी के भीतर परिवारवाद। अब राजनाथ सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। नहीं, मुख्यमंत्री की बात करें कि एक मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, वैसा तो सिर्फ राजनीतिक दलों में, वो जो क्षेत्रीय पार्टियां उसमें हुआ। हाँ। आप जो उड़ीसा की आपने बात करी, आप बिहार की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, दक्षिण भारत में है, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, जम्मू कश्मीर है, ये सारे स्टेट्स में तो परिवारवाद, परिवार ही राजनीतिक दल है वहां पर। बिल्कुल, मैं लौटूंगा, लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस में किसी भी नेता को बनाया तो वो गांधी परिवार के अम्ब्रेला के बाहर नहीं आ पाया, और जो गांधी परिवार के अम्ब्रेला के बाहर आने की शक्ति रखते थे, काबिलियत रखते थे, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। आप देखिए कि अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैं चूंकि उस विषय की गहराई में जाना चाहता हूं, सचिन पायलट एक ऐसे राजनेता हैं युवा जो पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। कम से कम राहुल गांधी की तुलना में तो ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। गांधी परिवार का नाम उनके साथ नहीं जुड़ा, ये उनकी नाकाबिलियत है। दूसरा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, वो भी इतनी काबिलियत रखते थे कि अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में काम करते तो फिर राहुल गांधी को पीछे छोड़ देते। कह सकते हैं कि राहुल गांधी अपनी जगह, लेकिन गांधी परिवार ने ऐसे किसी व्यक्ति को कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ने दिया जो गांधी परिवार के व्यक्ति से ज़्यादा काबिल हो, ज़्यादा योग्य हो। हम कह सकते हैं कि मैं एक अंतिम उदाहरण दूंगा इसमें कि एक ज़माने में जब नरसिम्हा राव कांग्रेस की तरफ से पार्टी ये प्रधानमंत्री बने, उस समय अल्पमत की सरकार हुआ करती थी और पीवी नरसिम्हा राव अपने घर चले गए थे, संन्यास की स्थिति में थे, लेकिन संकट काल में उनको बुलाया गया और प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। ऐसे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जिन्होंने 5 साल पूरे किए, और उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में, ये हिस्ट्री है, मैं कोई ऐसी ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुँह जुबानी, उसमें उन्होंने गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं होने दिया, अपने घर के अंदर कैद रख दिया। उसमें सोनिया गांधी भी शामिल थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। गांधी परिवार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की पार्थिव देह को कांग्रेस के दफ्तर में भी प्रवेश नहीं करने दिया। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर उनकी पार्थिव देह
उनके वाहन में खड़ी रही, लेकिन उनको आने की अनुमति नहीं दी गई। तो इतनी निर्ममता का व्यवहार किया गया जो काबिलियत थी। इसलिए हमारा इसमें दो टूक कहना है कि अगर बीजेपी में है, कम्युनिस्ट पार्टी में है, समाजवादी में है, तो सब पर खुलकर बात हम करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी अलबत्ता इस तरह की परंपरा से भाजपा की तरह दूर रही है। तो इस पूरे मामले में जो बात शशि थरूर ने की है वो भी कांग्रेस के काबिल लीडर हैं, लेकिन हाशिए पर हैं, क्योंकि काबिलियत को कांग्रेस गांधी परिवार की तुलना में कम पसंद करती है। ऐसा कहने में मुझे कम संकोच होता है। मेरे साथ रमेश सिंह जी भी हैं। रमेश सिंह जी, आपकी इस पर राय? जो बात शशि थरूर ने अपने आर्टिकल में की है वो जाहिर है कि कांग्रेस में गांधी परिवार को नागवार गुजरेगी, नापसंद होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो और हाशिए पर जाएं या पार्टी से बाहर हो जाएं। आपकी राय? शशि थरूर ने अपने पूरे लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है राघवन जी, कि वंशवाद से प्रेरित राजनीति शासन की गुणवत्ता को कमजोर करती है। क्या होता है, वंशवाद से पल निकल के जब कोई व्यक्ति आता है, जैसे राहुल गांधी हो या आप दूसरे, मतलब बीजेपी और कम्युनिस्टों को छोड़कर पूरी पार्टियों में वंशवाद है, तो वंशवादी जो पार्टियां होती है इनमें आमतौर पर जो जमीनी संघर्ष की योग्यता है और बहुआयामी योग्यता जो किसी व्यक्ति में जन्मजात होती है उसका अभाव होता है और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। हम उदाहरण के लिए राहुल गांधी को देख लें कि राहुल गांधी पिछले 15 साल से कांग्रेस की मट्टी पलीत कर रहे हैं, जबकि आपने अभी बताया और मैं बताऊं, कांग्रेस में एक से बढ़ के एक नेता है। हर प्रदेश के स्तर के नेता भी राहुल गांधी से ज्यादा योग्यता रखते हैं, लेकिन कांग्रेस का भट्टा राहुल गांधी को ही बिठाना है, क्योंकि वो गांधी परिवार के छत्र छाया में पैदा हुए हैं। आप देखिए कश्मीर में शेख अब्दुल्ला, इसके बाद फारूक अब्दुल्ला, इसके बाद ये उमर अब्दुल्ला। कश्मीर के आतंकवाद में मैं ये मानता हूं कि कश्मीर के आतंकवाद में मुख्य भूमिका इस वंशवादी राजनीति के कारण वो बड़े बेफिक्र रहते थे कि उन्हें ग्राउंड पर संघर्ष नहीं करना पड़ता और ग्राउंड पर जाकर लोगों के साथ तारतम्य नहीं बिठाना पड़ेगा। वो वंशवादी राजनीति के चलते उनने अपने राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए देश विरोधी कार्य भी किए और उसका खामियाजा हमने देखा कि कश्मीर में 70 साल तक होगा। इंदिरा गांधी वंशवादी राजनीति की प्रतीक थी। पंजाब में उनने एक राजनीति का खेल खेला। उनके अभी राशिद अल्वी साहब या वो प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपना प्राणों का बलिदान देकर इस देश मतलब अपनी योग्यता साबित की, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी की पंजाब की राजनीति को चमकाने के लिए आतंकवाद का खेल खेला, भिंडरावाले को आगे बढ़ा के उसका खेल खेला और उसमें उनकी जान गई। उसमें कोई देश के लिए बड़ा कोई काम वो नहीं था। ऐसे ही श्रीलंका में एक कूटनीतिक अपरिपक्व निर्णय राजीव गांधी ने लिया और उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। इसमें उनकी कहाँ से योग्यता थी? तो मेरा मतलब यह है कि योग्यता हमेशा वंशवाद में नजरअंदाज होगी। उसका सबसे अच्छा, और इसका बीजेपी ने इसे सिद्ध भी कर दिया है कि अगर आप वंशवाद से हटकर राजनीति करते हैं, योग्यता के आधार पर कैडर आधारित राजनीति करते हैं, तो छोटे से छोटे निचले स्तर का व्यक्ति भी ऊपर शीर्ष स्तर पर जा सकता है। ये बीजेपी ने सिद्ध किया है और ये कांग्रेस ने भी, नरसिंह राव ने सिद्ध कर दिया था ये, लेकिन उसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस इसमें। लेकिन एक चीज मैं जरूर जोड़ूंगा, काबिलियत की जहाँ तक बात है, सूरज जी के लिए भी और राठी जी भी, मणिशंकर अय्यर ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि राजीव गांधी उनके साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फेल होना बड़ा मुश्किल है, पास होना भले ही आसान है, लेकिन वहाँ आदमी को माने अनुत्तीर्ण नहीं किया था, फेल नहीं किया जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि राजीव गांधी वहाँ भी फेल हो गए थे। उन्होंने कहा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो मेरे मन में ये आया था सवाल। ये उनका इंटरव्यू यूट्यूब पर डला हुआ, जिसमें वो ये कहते हैं कि जहां मुश्किल था फेल होना, वहां भी राजीव गांधी फेल हो गए थे। पीएम बने तो कहा कि ऐसा योग्य आदमी को पीएम बनाया जा रहा है। तो काबिलियत की जहां तक बात है, वहां कांग्रेस के भीतर अगर गांधी परिवार से कोई काबिल है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनको कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में उनकी पार्थिव देह को भी नहीं आने दिया और उनका जन्मदिन कब मनाते हैं किसी को पता नहीं, जबकि वो पार्टी के बड़े नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये अगर व्यवहार है, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फ्री हैं। सूरज जी, आपकी राय? वंशवाद और योग्यता, आप राजस्थान से आपका ताल्लुक है,
वहाँ तो राजघरानों का इतिहास है। अगर कोई काबिल नहीं हुआ तो वहाँ के सरदारों ने नाकाबिल राजा को हटाकर काबिल को बैठा दिया। महाराणा प्रताप उसके अपने एक बड़े उदाहरण थे। उनके भाई को बनाया था राजा, राणा बनाया था, लेकिन वहीं के सरदारों ने उनको हटाकर महाराणा प्रताप को राणा बनाया। आपकी राय, कांग्रेस के भीतर वहाँ राजस्थान में भी कितना वंशवाद है, बीजेपी कांग्रेस, अगर आपकी जानकारी में हो तो जरूर साझा करें। राजस्थान भी भारत का एक अभिन्न अंग हिस्सा रहा है, तो यहाँ भी हालांकि वंशवाद तो रहा है, लेकिन जो बात राजतंत्र की जा रही है, तो उस राजतंत्र के अंदर राजाओं का जो राज्य था, तो उस समय परीक्षा होती थी कि सबसे जो योग्य कई की रानियां होती थी, कई की राजकुमार होते थे, तो उन सब के अंदर जो जनप्रिय हो, जो बहादुर हो, जो शत्रुओं से लड़ सके, जो साम्राज्य की रक्षा कर सके, साम्राज्य का पालन कर सके, तो राजा ऐसी परीक्षाएं करते थे और उसके पश्चात ही वो जो है उसको युवराज घोषित करते थे। ये परंपरा रही है। लेकिन जो राजतंत्र का एक कमजोर पक्ष है, वो वंशवाद के रूप में निकल के सामने आ गया, और वो वंशवाद जो है आधुनिक भारत में एक विष बेल की तरह फैल रहा है। और आप देखिए कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, बेटा उसकी डिग्री लेकर के वकील बन जाएगा। कोई डॉक्टर है तो ये तय नहीं है कि उसका बेटा जो है पैदा होती है पढ़ा डॉक्टर बन जाएगा, उसको डिग्री हासिल करनी पड़ती है। वकील के बेटे को एलएलबी की पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई इंजीनियर है तो लेकिन सूरज जी, इसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वकील के बेटे जो वकील बनेगा उसकी वकालत उतनी चलेगी जितनी उसके पिताजी की चलती है। डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनता है तो ये गारंटी नहीं है कि उसके बेटे की भी उतनी डॉक्टरी चलेगी जितनी पिताजी की चलती, क्योंकि ये काबिलियत से जुड़ा हुआ है। अगर आप मरीजों को अच्छा करेंगे तो लोग आएंगे, अगर आप केस जीतेंगे, मुकदमे जीतेंगे, तो लोग आपके पास केस लेकर आएंगे कोर्ट के लिए। अगर आप राजनीति में हैं और पार्टी को जिता रहे हैं तो फिर आप सफल लीडर हैं, लेकिन पार्टी हार रही है तो फिर आप उसके काबिल नहीं है। जी, लेकिन ये जो राजनीति के अंदर जो है कहावत आती है कि सियासी परिवार, पॉलिटिकल फैमिली, तो ये जो पॉलिटिकल फैमिलियों का भारत में इतिहास हम देख रहे हैं, तो इससे नए सिर पे अयोग्य जो लोगों को थोपा जा रहा है जनता के ऊपर, खुद के बेटे को, पोते को, चाहे वो गांधी परिवार में हम देख लें तो संजय गांधी, अब ये इनको लिया है, तो ये एक थोपने की परंपरा रही है। तो जिन लोगों ने, कांग्रेस की बात करें, भाई उत्तर प्रदेश में बात कर ले, तो ये सियासी जो परिवार है, इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई हुई है और जनता के ऊपर इनको थोपे हुए नेता परोसे जा रहे हैं। चाहे लालू परिवार को देख लीजिए, चाहे यादव मुलायम परिवार को देख लीजिए, चाहे स्टालिन के परिवार को देख लीजिए, तो ये सब जगह पूरे भारत में ये लगता है। और तो और अभी हाल ही के अंदर जो दिल्ली के अंदर सुचिता का नारा देकर के जो बने थे, उन्होंने क्या किया, तो वो खुद भी जो है जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी पत्नी बनेगी, लेकिन वो जो विरोध भारी हुआ उसके बाद में उनको चेंज करना पड़ा। तो ये इस तरह की जो वंश बेल, जो विष बेल के रूप में फैलती जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ राजनीति के लिए खतरनाक है। हम इसी पर आना चाहते, लेकिन भाजपा के भीतर भी है। सूरज जी, मैं अगले दौर की बातचीत में आपसे संक्षेप में पूछूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी से अछूती है, अलग बात है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर पर ऐसा नहीं है, लेकिन जो मंत्री हैं उनके बेटे मंत्री बन रहे हैं, जो विधायक है उनके बेटे विधायक बन रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बेटे भी मंत्री बने हैं और उनके बेटे भी सांसद बने हैं। तो ये परंपरा अभी बीजेपी में भले कम है, लेकिन ये बीमारी वहाँ भी है। राठी जी, सवाल ये नहीं है कि ये बीमारी कहाँ कितनी है, सवाल ये है कि अगर काबिलियत कम है और राज्य डूब रहा है तो फिर ऐसे राजा के बारे में लोग उस समय भी सोचते थे। राजस्थान की बात मैं पूछूंगा इनसे कि वहाँ जो मैंने 2-3 उदाहरण दिए, राणा सांगा या उनकी हम बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, लेकिन कांग्रेस के भीतर शशि थरूर ने जो लेख लिखा है, हमें लगता है कि ये शशि थरूर का जो लेख है वो उनको आग में झोंकने का काम करेगा। आने वाले दिनों में शशि थरूर पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है, हालांकि उन्होंने सच लिखने की कोशिश की है। आपकी राय? ठीक है। और एक परिवारवाद के साथ एक और जो राजनीति में दिखता है, मतलब इसका मिरर इमेज है जी, उसमें यह दिखता है कि जो भी नेता, बड़ा नेता होता है, वो अपने फॉलोअर्स को मौका, वो अपने फॉलोअर्स को ही देता है। वो भी एक ढंग से परिवारवाद ही कहना चाहिए,
डायरेक्ट परिवारवाद नहीं है कि खून का रिश्ता है, लेकिन वो किसी दूसरे नेता को या अपने क्षेत्र में अपने नेता को, अब वो फिर बात उतनी दूर हो जाएगी। अभी तो डायरेक्ट परिवार की बात नहीं हो रही मतलब है। वो भी परिवार जैसा ही है और बिल्कुल अब वो तो लेके चलता है। वो तो पूरी पार्टी मतलब परिवार भोपाल होती का है। ही उदाहरण है कि एक आदमी ने अपने चहेते को किसी जगह से दूसरे विधानसभा से अपनी विधानसभा में ले जाके भी पार्षद की टिकट दिला दी। मैं कह रहा हूँ ये छोट फिर पंच सरपंच तक अपन जाएंगे तो बहुत नीचे का मामला हो जाएगा। जी जी लेकिन अभी तो सिर्फ ये है कि अगर कोई राजा लगातार चुनाव हारता था तो वो युद्ध हारता था तो उनके भीतर भी बगावत होती थी। पार्टी अगर राजनीति में आप हैं तो लोकतंत्र में लोकप्रियता होती है। अगर उसमें बराबर गिरावट आ रही है तो फिर ये आप पार्टी के साथ भी गड़बड़ी कर रहे हैं और लोकतंत्र के साथ भी गड़बड़ी कर रहे हैं। ये बात चाहे कोई भी पार्टी में हो रही हो, किसी भी परिवार में हो रही हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज की चर्चा की खास वजह ये क्योंकि शशि थरूर ने जो लिखा है वो उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया है और उन्होंने अपने आप को जोखिम में डाला है कांग्रेस के भीतर। आपकी राय? नहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि शशि थरूर जी ने तो और उनका लेख ऐसा है कि एक बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के जो पढ़े लिखे हिंदुस्तान के बहुत हायर कैडर के इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं वही पढ़ेंगे, गंभीरता से अब विचार भी देखिए होगा। थरूर साहब काबिल हैं, बिल्कुल मगर 100% काबिल है नहीं, व्यक्ति। कांग्रेस में क्या हैसियत है उनकी? वो कांग्रेस में चुनाव ही हार गए, वही तो मैंने कहा कि वो अम्ब्रेला में नहीं रह पाए तो चुनाव हार गए। चुनाव हार गया नहीं बात है, हरवा दिया गया, ये कह सकता हूं मैं भाई। उसको स्पष्ट रूप से नेहरू जी ने तो ऐसे लोगों को भी जो काबिल थे वो चुनाव हार जाते थे तो उनको वो संसद में जिताकर भेजते थे। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी अपने आदमी को अगर कोई सामने खड़ा हुआ है तो उसको फिर दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक रही है। यही तो योग्यता का अपमान है। जी नहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस में और भी बहुत सारे योग्य लोग थे जिनको अवसर मिलना था और अच्छे अवसर मिलते तो शायद आज कांग्रेस भी जनता के बीच कुछ अच्छे चेहरे के साथ काम कुछ कर पाती। तो कांग्रेस में तो वो कमी 99% कह सकते हो। हमारा फोकस कांग्रेस पे नहीं है, नहीं होगा, लेकिन नहीं मतलब क्षेत्रीय पार्टियों में 100% है। कांग्रेस में भी लगभग कहने को लोकतंत्र है लेकिन वो 99.99%। बिल्कुल। अब वो भी उसी स्तर पे। खड़गे साहब कहते हैं कि इस मुद्दे पर फैसला हाईकमान करेंगे। खड़गे जी मैंने वही कहा कि उस अम्ब्रेला से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। मतलब नहीं, वो बनाए ऐसे लोगों को जाता है जो रबर स्टैंप हो, जो बिजू का जैसे बोलते हैं ना, बिजू का हो या रबर स्टाम्प भी हो तो कम से कम सामने प्रकटीकरण तो ना करें, कमरे के अंदर कुछ भी प्रकटीकरण करें, बाहर तो ये प्रकटीकरण करें कि मैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊं तो मेरी चल रही है। बिल्कुल। रमेश जी, आपकी राय? अगर ये होता भी है तो कम से कम इसमें थोड़ी सी पर्देदारी होनी चाहिए ताकि खड़गे साहब जैसे लोग ना बने और वो ये ना कहें कि मैं तो हाईकमान इस बारे में तय करेंगे, जबकि वो खुद ही हाईकमान है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अलग बात है कि इतने कमजोर को बनाया जाता है कि वो अपने को अध्यक्ष के बजाय एक तरह से वो खड़ाऊ राज चलाने की बात जो करते हैं वो होती है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, खड़गे साहब को जब बनाया था तो शशि थरूर सामने खड़े थे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी मेहनत करके शशि थरूर को हरा के खड़गे को इसलिए बनाया था कि रबर स्टैंप रहेंगे और हमारा पूरी निर्णय प्रक्रिया हमारे माध्यम से होगी। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक मिशन गया था तो उसमें बीजेपी ने, मोदी सरकार ने अपनी शशि थरूर की कूटनीतिक क्षमताओं का लाभ लेने के लिए उन्हें भेजा था, लेकिन कांग्रेस ने भाभी उनको रोकने की कोशिश की थी। आज शशि थरूर बिहार चुनाव में बेलाप है, कांग्रेस के लिए संकट पैदा कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? आपने भी तो उनके रास्ते में कांटे हुए थे। तो कुल मिला के ये कि कांग्रेस और राहुल गांधी किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें योग्यता हो, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उसकी योग्यता कहीं बादल बन तो उन्हें ना ढक दे। रमेश जी, उन्होंने कोई कांटे नहीं बोए हैं, उन्होंने तो एक बात की। अलग बात है कि इस बात का असर सबसे ज्यादा कांग्रेस पर हो रहा है। उन्होंने तो लालू यादव के लिए भी ये बात फिट होती है, ये मुलायम सिंह पर भी फिट होती है, सिर्फ कांग्रेस पर नहीं होती। लेकिन दाढ़ी में तिनके की तरह उसी पर पूरी चर्चा फोकस हो रही है और देश उसी के बारे में बात कर रहा है जिसकी हम बात नहीं करना चाहते थे। सूरज जी, आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। राजतंत्र और ये जो लोकतंत्र है इसमें सबसे बड़ा अंतर था कि जनता की मर्जी और जनता का जो जनाधार है उसके आधार पर नेता तय होगा और वही राज करेगा। लेकिन अब ये जो परिवारवाद है इसको देखने के बाद में लोगों को ये लगने लगा है कि वास्तव में गंगाधर ही शक्तिमान है। वह गंगाधर जो लोकतंत्र का दिखावा कर रहा है लेकिन एक चूल के अंदर वह शक्तिमान बन करके और परिवारवाद के सारे मतपेटी के द्वारा नहीं बल्कि परिवारवाद के द्वारा
तोपा गया राजा बनता जा रहा है और उसको खामियाजा कह सकते हैं कि पड़ रहा है। शशि जी, कह सकते हैं कि शशि थरूर का जो लिखा हुआ है वो चर्चा का विषय। मैं उसमें से 2-3 लाइन पढ़ के बता दूं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की वंशवादी राजनीति की आलोचना की है। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लेख में कहा है कि भारत में राजनीति फैमिली बिजनेस हो गई है, और उन्होंने कहा कि इंडियन पॉलिटिक्स आर ए फैमिली बिजनेस। इस हेडिंग के साथ उन्होंने अपना आलेख लिखा है और ये बहुत चर्चा का विषय बन रहा है, और इसमें ज़्यादा फोकस कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर हो रहा है। बाकी तो क्षेत्रीय पार्टियां देश पे हुकूमत नहीं करती, जो देश को दिशा देने वाली बात है वो उस पर, कांग्रेस पर ज़्यादा ये मुझे लग रहा है कि लागू हो रहा है। थरूर जी के लिए आने वाले दिन कांग्रेस के भीतर बहुत सुखद होंगे, इसकी उम्मीद कम है, लेकिन भारतीय राजनीति में उन्होंने जरूर एक हलचल पैदा कर दी है, और उस हलचल के आने वाले दिनों में क्या परिणाम होंगे ये भी हम देखेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका साधुवाद, सूरज जी आपका बहुत धन्यवाद, और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।